हेलो दोस्तों, जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी में अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्रह चल रहा था। तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें आपको पूरा एंजॉय आ रहा होगा और फुल कंसंट्रेट होकर आप ये सारी चीज़ों का आनंद ले रहे होगे, क्योंकि अपन को हर चीज़ को कवर करके चलना है। मैं यहाँ पर फुल जीएस कराऊंगी आपका। ज्योग्राफी में भी अपन जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो अभी अपन ने ग्रह पढ़े हैं, इस ग्रह में अपना एक ग्रह छूट गया है, जैसा कि पृथ्वी को अपन अगर साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर सूरज से दूरी के जो अपना सन है उससे अगर डिस्टेंस के रूप में देखा जाए तो ये 3रे नंबर का ग्रह है। तो पृथ्वी के बारे में देखते हैं क्या क्या पृथ्वी पर है और किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से क्रम में देखा जाए तो ये अपना 3रे नंबर का ग्रह है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन की संभावना है। क्यों क्यों जीवन की संभावना है? तो ये गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर जीवन जीने के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे ऑक्सीजन, पानी और हर नेचुरल रूप से सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस कारण से इस चीज को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, तो ये गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, इस कारण से यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। ठीक है, घनत्व यानी कि डेंसिटी के रूप में देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा घनत्व है, जिसमें अगर बात करें तो 5 से 51 ये लिखा है, यानी 5 टू यानी कि 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जो डेंसिटी होती है उसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही मापते हैं। ठीक है, सबसे कम घनत्व की बात की थी तो सबसे कम घनत्व किसका था? वो था अपना शनि यानी कि सैटर्न। और इसका घनत्व इतना कम था अगर इसको पानी के ऊपर डाले ना तो उसके ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। शेप की बात करें तो पृथ्वी का जो शेप है यानी कि उसका जो आकार है वो किस तरीके का है? अगर ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो जियोइड के रूप में। और अगर इस तरीके सिंपल जियोइड मतलब एक प्रकार का सर्कल के टाइप में का ही होता है, इस तरीके से ही होता है जियोइड। लेकिन ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए इसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो शेप है, क्योंकि अभी अपन बच्चे नहीं रहे, अब अपन बड़े हो गए हैं। तो जैसे जैसे अगर अपन मैच्योर होते जाते हैं तो अपन को मैच्योर होने के साथ साथ उन अच्छी चीज़ों की भी आदत डाल लेनी चाहिए। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ड होते हैं उनको अपन को अपने माइंड में उतारना है। तो अगर देखें तो पृथ्वी का शेप यानी कि जियोइड के रूप में है, जियोइड जैसा है। आयु की अगर बात करते हैं तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है, जैसे कि अपन साइंस में चलते हैं तो साइंस में जैसे कि कार्बन डेटिंग विधि आपने देखा होगा। कार्बन डेटिंग जैसे कि कार्बन C12 C14 सिंधु घाटी सभ्यता को का पता लगाया, ये सभ्यता कितनी पुरानी, उसी अकॉर्डिंग उसी के रूप में अगर देखें तो उसी प्रकार का होता है रेडियो डेटिंग यानी कि रेडियो एक्टिव जो डेटिंग विधि होती है उसके आधार पर अपन ने पृथ्वी की आयु निर्धारित की है, 4.5 अरब वर्ष ये है। ठीक है, पृथ्वी का अगर परिक्रमण काल देखें यानी कि सूर्य के चारों तरफ ये कितने टाइम में घूम पाती है, इसके गुणन से यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने से क्या होता है, तो बात करते हैं 365 दिन 6 घंटे में ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम देती है। और अगर बात करते हैं तो इसे कि परिक्रमण से क्या होता है, तो दिन और रात का छोटे बड़े होना। दिन रात क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। कहते हैं ना, दिन जैसे गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और अगर सर्दी आती है ना तो सर्दियों में दिन का पता नहीं चलता, कब 8 बज गए, जब उठते हैं ना तो 8 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता। तो उसी तरीके से दिन और रात का बड़ा होना क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही होती है तब ऐसी स्थिति होती है। इसके बाद अक्षीय गति है, दैनिक गति। जब कोई चीज अपने ही अक्ष पर घूम रही होती है उसको कहते हैं अक्षीय गति। बताया है आपको, अक्षीय गति के कारण पृथ्वी क्या करती है, क्या घटना घटती है पृथ्वी पर, तो ये दिन रात का होना होता है। जैसा कि अभी सुबह होगी, फिर सुबह के बाद क्या होगी, फिर रात होगी। इस तरीके से दिन रात का होना क्या होता है, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर या फिर हम यहाँ पर रह रहे हैं वो किस तरीके से दिनांक परिवर्तित होती है, तो किस कारण से दिनांक परिवर्तित होती है, तो आपको याद रखना दिनांक या डेट किस तरीके से बदलती है, तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ये घटना घटित होती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम इसको लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर ये किस स्पीड से अपनी अक्ष पर घूमती है, तो 1675 किलोमीटर पर हावर से ये अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सन है, किस तरीके से डिफाइन होता है कि दिन हुआ और रात हुआ, तो ये एक
लाइन होती है, जैसे प्रतिदीप्ति लाइन बोलते हैं, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, जो डिफाइन करती है जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी उसको डे बोलेंगे, और इसके पीछे वाला जो भाग होगा, इस रेखा के पीछे वाला जो भाग होगा वहाँ पर नाइट होती है। तो इस तरीके से प्रतिदीप्ति रेखा यानी कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या बताती है। अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको मतलब उसको डिफाइन कर पाएंगे या उसको आप लगा पाओगे टिक कि प्रतिदीप्ति रेखा या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो ये वो लाइन होती है जो पृथ्वी पर डिफाइन करती है सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो डे और नाइट किस तरीके से इस रेखा के आगे मतलब दिन होगा और इस रेखा के पीछे नाइट होगी। ठीक है, तो दिन और रात को डिफाइन करने वाली रेखा को लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पता है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण कौन सी घटना घटती है? इस झुकाव के कारण देखा जाए तो ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी पर किस कारण से दिन रात और ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है। तो ये दोनों ही घटना पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होती हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और इस वाटर यानी कि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं लैंडफॉर्म यानी कि स्थल बोले तो भूमि कितनी है, लैंडफॉर्म कितना है, तो ये 29% भाग भूमि का है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी पर कितने % भूमि है, यानी कि लैंडफॉर्म है तो 29% भूमि है, जल कितना है 71% है। इसकी अगर बात करते हैं, इसको नीला ग्रह बता दिया। इसके बाद जो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है ये देखना है आपको। सूर्य यानी कि हमारा जो सूर्य है पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये देखना है। अगर बात करें, बताया था जब सूर्य पढ़ाया था उस टाइम पर, तो पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य, और उसके जस्ट बाद सूर्य के बाद अगर दूसरे तारे की बात करें जो पृथ्वी के निकटतम है उसे बताया था प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो पृथ्वी जब सूर्य के बिल्कुल पास आ जाती है, सपोज दैट ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी सूर्य के जस्ट पास में आ जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पेरीहीलियन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि पेरीहीलियन और एपीहीलियन ये दोनों बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। पेरीहीलियन मतलब पृथ्वी का पास आना, ये सूर्य है ये पृथ्वी है, जब ये दोनों पास आते हैं तो इसे पेरीहीलियन बोलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो इस घटना को एपीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखना है पेरीहीलियन कब होता है, तो 3 जनवरी को ये घटना घटित होती है जिसमें पृथ्वी के और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। ये आपको अलग अलग मिलता है लेकिन 14 आप याद रखोगे ना तो भी चल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं पृथ्वी जब दूर जाती है तो इसको बताया है आपको कब घटना ये घटित होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। 3 जनवरी को होता है पेरीहीलियन, यानी कि आपको इसे इंग्लिश में याद रखना है। उपस्वर और अपस्वर याद रखोगे ना तो याद नहीं रहता। पेरी मतलब जब अपन पैरों से चलते हैं ना तो कम दूरी तय कर पाते हैं, तो इसको ऐसे एक याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पेरीहीलियन मतलब पैरों से चलेंगे तो कम दूरी तय कर पाएंगे, तो इससे याद रखना कि दूरी कम होना मतलब पृथ्वी सूर्य के पास आ गई, ये दूरी कम होगी, तो याद रखना इसको इस तरीके से। इसके बाद एपीहीलियन जब दूर चली गई तो इसको याद रखना है 15.2 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। इस यहाँ से दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसीलिए कब होती है पेरीहीलियन, कब होती है एपीहीलियन। तो 3 जनवरी पेरीहीलियन और 4 जुलाई एपीहीलियन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, मतलब जो पृथ्वी है उसका पोल पर व्यास कितना है, और विषुवत रेखा यानी कि जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है वहाँ पर इसका व्यास कितना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि अपन जब पेपर देने जाते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ध्रुवों पर इतना था, बिल्कुल सेम सेम, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे ध्रुवीय व्यास आपको दिख रहा होगा 12,755, सॉरी भूमध्य रेखा पर जो दिख रहा होगा 12,755, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर 12,755, ध्रुवों पर दिख रहा है कितना है 12,712। सिर्फ आपको याद रखना है ये 2 अंकों का खेल है जो आपको गलत करवाता है। ठीक है, तो याद रखना है इसमें कि जो पोलर डायमीटर है वो कितना है 12,712, और इक्वेटर जो डायमीटर है वो कितना है 12,755। ठीक है, ये किलोमीटर में है। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे उसमें अपन इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर भी ये थोड़ा सा
आपको बता देते हैं कि हमारी पृथ्वी को जिस तरीके से उसका जो अंदर का भाग है वो इस तरीके से बांटा है। इसका भी अध्ययन जब वैज्ञानिकों द्वारा इसकी स्टडी की गई है तो बहुत ज़्यादा मतलब समानताएं नहीं मिलती हैं, अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इस तरीके से अपनी पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर बांटा गया है। क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। पूछा जाता है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस अवस्था में यानी कि ठोस यानी कि सॉलिड में है, तो क्रस्ट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पृथ्वी का लिक्विड फॉर्म में कौन सा भाग पाया जाता है, ये कई बार पूछा गया है। लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव अवस्था में क्रोट पाया जाता है। इसमें भी देखते हैं सियाल यानी कि जो सियाल क्रस्ट वाला भाग है वो सियाल से मिलकर बना है। सीमा यानी कि मेंटल बना है। सियाल, सीमा और नेफे ये है। तो पृथ्वी के क्रोट में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखना है नेफे। नी मतलब निकिल और एफ मतलब आयरन। नी Ni मतलब निकिल, Fe मतलब आयरन। यहाँ पे भी सीमा दिख रहा है तो सीमा मतलब सिलिकन और एल मतलब मैग्नीशियम। ये कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। इसके बाद सिलिकन और एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के क्रस्ट पर। आपने देखा ही होगा कि पृथ्वी के अगर उस पर बात करें कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है तो सिलिकन होता है, और अगर एलिमेंट के मतलब धातु के रूप में बताएं तो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम होता है, जो कितना पाया जाता है 8.13 करके पाया जाता है, और 27% सिलिकन पाया जाता है। सिलिकन एक्चुअल में ये बोल सकते हैं सेमी मेटल मतलब अर्धचालक धातु के रूप में इसको जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखा जाए तो पृथ्वी दिवस कई बार पूछा जाता है। डे जितने भी हैं वो बहुत अच्छे से याद करवाएंगे और बहुत क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। जैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि जल दिवस यानी कि वाटर डे कब मनाया जाता है। मैं आपके इस कमेंट का इंतजार करूंगी क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वाटर डे कब मनाया जाता है यानी कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको इसको कमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से अगर देखें, जैसे ही सूर्य के पास पहुंचती है तो ये क्या करती है, 4 अलग अलग फोटो खींचती है, 4 अलग अलग सेल्फी लेती है। इसमें भी देखते हैं जब सूरज इस तरीके से 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, यानी कि दिन और रात बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सूरज होता है ना वो भूमध्य रेखा पर इक्वल बिल्कुल बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए यहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। अगर इसमें बात करें 21 जून, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसको जब अपन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तब डिटेल में करवाऊंगी। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि 21 मार्च को क्या होता है और 23 सितंबर को क्या होता है। तो इसमें देखना दिन और रात बराबर होते हैं। इसे 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव और 23 सितंबर को बोलते हैं शरद विषुव। ठीक है, 21 जून यानी कि पृथ्वी पर ये 21 जून को ये क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है कर्क रेखा पर, यानी कि भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ही सूर्य की किरणें अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि ये सूर्य है, इसमें तो आपको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के बिल्कुल बराबर भागों में पड़ रही है। यहाँ पे भी दिन बराबर और इधर इस वाली लाइन पे भी दिन बराबर, लेकिन यहाँ आपको अंदर दिख रहा होगा जी, देखो ये जो सूरज की किरणें ये पड़ रही है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन ये है, और इसके बाद अपनी पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है, तो ये दिख रहा है आपको कर्क रेखा, मतलब ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, और ये हो गया आपका कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा मतलब ये कैंसर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूर्य इस पर बिल्कुल लंबवत पड़ेगा, तो ये वाला भाग जो है ज्यादा दिन दिखा रहा है और ये छोटा सा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ता है तो वहाँ तो वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ये घटना भारत में कब होती है पूछा जाता है, भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून। भारत में भी एकमात्र जगह यानी कि उज्जैन है, उज्जैन में ये सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं पूरे विश्व में। पूरा अगर विश्व की बात करें तो उज्जैन एकमात्र ऐसा शहर बोल सकते हैं या जिला बोल सकते हैं, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं कब, 21 जून को। ठीक है, कर्क रेखा। ठीक है, ये याद रखना है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन यानी कि 22 दिसंबर। अगर अब यही घटना क्या होती है, इधर आते हैं मकर, यानी कि अपन साउथ पोल में चलते हैं, साउथ हेमीस्फीयर में चलते हैं। साउथ हेमीस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी कि 22 दिसंबर, जस्ट अपोजिट सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ये घटना ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होती है। अगर बात करें तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अगर निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दिन होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो आप तो अपने मन में तो वही रहता है 21 जून सबसे बड़ा, 21 जून सबसे बड़ा, लेकिन
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही उसको आंसर टिक करना है। आता सबको है, लेकिन जल्दी जल्दी में क्या होता है, सरल क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो अपन एक दो से पीछे रह जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि निम्न में से ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो ये होगा 22 दिसंबर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बता दिया है क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन होता है ये, और सूर्य की किरणें क्या करती है, इसको अलग अलग मतलब उसमें डिवाइड करती हैं। ये देखा है मकर रेखा पर सूर्य सबसे बड़े तरह से चमक रहा है, कर्क रेखा पर ये लाइन छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 21 जून भारत में सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर यानी कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, भारत में सबसे छोटा 22 दिसंबर, ठीक है, ये याद रखना है। तो अपन इसके आगे कल चंद्रमा के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसको देखना है किस तरीके से ये दिखाई देता है, और इसके बारे में इसके बाद अपन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।